हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज वाली सीरीज में। उसमें आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बिजनेस सर्विसेज के पार्ट 4 अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज की। तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही है, संप्रेषण यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज की हम बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो कम्युनिकेशन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमारे बिजनेस में एक लिंक बनाती हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है। यानी कि एक दूसरे वर्ल्ड से जो है एक दूसरे देश से, देश विदेश से जो है एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, सप्लायर से, ठीक है, कस्टमर से, कंपटीटर से, एटसेट्रा। तो हमारे बिजनेस में जितने तरह के लोग आते हैं उन सब के बीच में एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, चाहे वो कस्टमर्स हो हमारे लिए, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, कंपटीटर्स हो, या फिर जो हमें सप्लाई करते हैं वो सप्लायर्स हो, उन सब के बीच में एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस आइसोलेशन में या अकेले नहीं किया जा सकता। इट हैज टू कम्युनिकेट विथ अदर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस में हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं हम अपने आइडियाज को और इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं बिजनेस में। ठीक है। अकेले आइसोलेशन में बिजनेस नहीं किया जा सकता। The main services which help business can be classified into postal and telecom। तो अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो दो तरह की मेन सर्विसेज होती है कम्युनिकेशन की। एक आपकी पोस्टल सर्विसेज होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो ये हमारी दो तरह की सर्विसेज होती है, एक आपकी पोस्टल सर्विसेज है और दूसरी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज आपको पता ही है कि हम जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इंडियन पोस्ट हमारा जो होता है, हम उससे जब कोई कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे को, तो वही क्या कहलाती है, पोस्टल सर्विसेज कहलाती है। जैसे हम स्पीड पोस्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस सर्विसेज इज रिक्वायर्ड बाई एवरी बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, मार्केट रिपोर्ट्स, पार्सल एंड मनी ऑर्डर इट्स। तो ये सर्विसेज हर बिजनेस को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि हर बिजनेस जो भी जिस भी तरह का बिजनेस हो रहा है उसमें लेटर रिसीव भी होते हैं, लेटर सेंड भी किए जाते हैं, रिपोर्ट्स भी भेजी जाती हैं, ठीक है, पार्सल भी भेजे जाते हैं, मनी ऑर्डर भी भेजा जाता है। तो वो सब हम पोस्टल सर्विसेज की ही हेल्प से कर पाते हैं, वो भी रेगुलर होता है ये सारा कुछ। ठीक है। ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं हम जानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस, ये टेलीग्राफ ऑफिस से ही ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पूरी कंट्री में, हमारे पूरे देश में हमें स्पीड पोस्ट हम कर सकते हैं या इंडियन पोस्ट ऑफिस हमारा होता ही है। ठीक है। आगे देखते हैं। हर एक सिटी में हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हर एक लोकेलिटी वाइज भी होता है। आगे देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में जो है बहुत सी तरह की पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरी कंट्री में 22 पोस्टल सर्कल्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। दीज सर्कल्स मैनेज द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस हेड पोस्ट ऑफिसेस। तो ये जो डे बाय डे की पोस्ट ऑफिसेस की फंक्शनिंग या वर्क होता है उनको मैनेज करता है। ये जो मैनेज हमारे 22 सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है। सब पोस्ट ऑफिसेस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, ये जितने भी सब या ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं उनको भी मैनेज करता है। ठीक है। ये जैसे बैंक की तरह हो गया कि जैसे आरबीआई सारी बैंक्स को मैनेज करता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कई कैटेगरीज में है। पहला है आपका फाइनेंशियल फैसिलिटीज। ठीक है। तो इसमें फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज मिलती हैं। They provide postal banking facilities to the general public and mobilize their savings through the following saving schemes like Public Provident Fund,
किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, ये फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। जैसे हम प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बनाते हैं, या किसान विकास पत्र होता है हमारा, या फिर हम कोई डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर के। ठीक है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करता है। यानी जितने भी मनी या फाइनेंस से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं, ये सब इस डिपार्टमेंट के थ्रू हैंडल की जाती है। दूसरा है आपका मेल फैसिलिटीज। ठीक है, अभी यहाँ पे मेल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज, ये हमें पार्सल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी पार्सल फैसिलिटीज में क्या होता है कि एक आर्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर करना या भेजना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फैसिलिटीज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। तो जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है पोस्ट के थ्रू, उसकी एक अलग सिक्योरिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है, मतलब पूरा प्रोटेक्ट करके ही उसको भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पोस्टल डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ऑफर्स अलाइड फैसिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पोस्टल डिपार्टमेंट हमें बहुत सी अलाइड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, हमें किसी को पोस्ट ग्रीटिंग देनी है तो उसकी पोस्ट देता है। मीडिया पोस्ट हमें करना है, स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट का मतलब हो गया कि विद इन 24 आवर्स वो सामान आपका पहुंच जाएगा जिसके पास आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपका ई बिल पोस्ट है। कोरियर सर्विसेज हैं, जो कोरियर सर्विसेज हमें मिलती है, जैसे लेटर्स, डॉक्यूमेंट या पार्सल को हम कोरियर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट है। डायरेक्ट पोस्ट हमारा एडवर्टाइजिंग के पर्पज से होता है, ये एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड दोनों तरह से होता है। और लास्ट है आपकी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ठीक है, थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि हम वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के को कोलैब करके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करते हैं। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम मनी का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसमें यूएसए विच इनेबल्स रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम 185 कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसमें यूएसए हमारा 185 कंट्रीज में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारी टेलीकॉम सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक वर्ल्ड क्लास की टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, बिना इसके ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज इन फैक्ट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं वो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का बैकबोन होती हैं। ठीक है, उसकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, टुडेज ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड, द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिमेन अ ड्रीम ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो अगर हम टेलीकॉम सर्विसेज को नहीं यूज करते, उनको नहीं ले आते अपने बिजनेस में, तो हमारे लिए अपने बिजनेस को ग्लोबल वर्ल्ड पे ले जाने का सपना बस सपना ही रह जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर। तो टेलीकॉम सर्विसेज बहुत तरह की होती है, जैसे पोस्टल सर्विसेज हमने देखा कई तरह की होती है। तो इसमें पहली है आपकी सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज जो कि हम खुद ही यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज एंड पीसीओ सर्विसेज। ये जो छोटे छोटे पीसीओ लगे होते हैं, ठीक है, ये सब इसी में आ जाते हैं। यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया। तो किसी भी टाइप के नेटवर्क में हम इसको मैनेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटर कनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। तो ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा फोन यही करता है ना, चाहे जिस कंपनी का सिम हो हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये आपकी सेलुलर मोबाइल सर्विसेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज की अगर हम बात करें, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डेटा सर्विसेज टू एस्टैब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। तो ये जो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक में हमारे डेटा सर्विसेज और नॉन वॉइस और वॉइस मैसेजेस की एक लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, these utilize any type of network equipment preliminary connected through a fiber optic cables laid across the length and breadth of the country। तो इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। They also provide interconnectivity with other types of telecom services। तो ये टेलीकॉम सर्विस दूसरे टेलीकॉम सर्विस से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है हमारी केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज भी आपको पता है कि जो पहले डिश कनेक्शन लगते थे वो आपकी केबल सर्विसेज में आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर लिंकेजेस एंड स्विचेस सर्विसेज within a license area of operation to operate media services which are essentially one way entertainment related services। तो केबल सर्विसेज आपकी वन वे इंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज होती थी, क्योंकि आप केबल का कनेक्शन लेते थे और सिर्फ आप अपने चैनल्स को देख सकते थे, उसमें अपना कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वो वन वे कम्युनिकेशन होती है केबल सर्विसेज। नेक्स्ट है आपकी VSAT सर्विसेज, यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सर्विसेज इसको कहते हैं, इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये आपकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। इट ऑफर्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये गांव शहर दोनों एरिया में जो है हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल होते हैं, यानी हम इन पे आसानी से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। It can be used to provide innovative applications such as telemedicine, newspaper, online, market rates and tele-education even in the most remote areas of our country। तो ये हर तरह के कंट्री के हर तरह के एरिया में, चाहे वो गांव हो या शहर, हर जगह ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी DTH सर्विसेज, जो कि इस टाइम बहुत चल रही है, ठीक है, जिसमें हम सेटअप बॉक्स लगवा करके अपना टीवी वगैरह देखते हैं। तो ये डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं DTH सर्विसेज आपकी। इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज। तो ये भी सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी केबल होती है। प्रोवाइड बाय सेल्यूलर कंपनीज, वन कैन रिसीव मीडिया सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डिश एंटीना एंड अ सेटअप बॉक्स। तो हम अपने छत पे डिश एंटीना लगवा करके और एक सेटअप बॉक्स टीवी के पास लगवा करके ये DTH सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके घरों में लगा भी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते ही हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरोप्लेन की मदद से हम कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस है आपकी, कार हो गई, टैक्सी हो गई, स्कूटर हो गया, ठीक है, बोट हो गई, ये सारी चीजें आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेस फ्रेट सर्विसेज टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज बाई ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितने भी तरह के हमारे मोड्स है ट्रांसपोर्टेशन के, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाते हैं, चाहे हम रेल के थ्रू कर रहे हो या रोड के थ्रू या एयर हवाओं के थ्रू या फिर पानी के थ्रू कर रहे हो या फिर आसमान के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाती है। हाउसिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, जो कि आपका कोल्ड स्टोरेज की तरह होता है, जहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो पब्लिक वेयर हाउस होता है, प्राइवेट वेयर हाउस होता है, स्मार्ट वेयर हाउस होता है, ठीक है, गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है। तो कई तरह के हमारे वेयर हाउसेस होते हैं, तो जिनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्राइवेट वेयर हाउस। तो प्राइवेट वेयर हाउस आर ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स। तो प्राइवेट वेयर हाउस में क्या होता है कि कंपनी अपने खुद के गुड्स को हैंडल करती है या कहीं स्टोर करके रखती है, सच एज रिटेल चेन स्टोर्स और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, ये सब आपकी प्राइवेट वेयर हाउस में आती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स। तो ये ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर के स्टोर करती हैं, और या फिर किसी भी मेंबर से ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज फी और चार्ज। वो भी स्टोरेज फी और चार्ज लेने के बाद ये स्टोर करके रखती हैं। The government regulates the operation of these warehouses by issuing license for them to private parties। और गवर्नमेंट इनको एक लाइसेंस इशू करती है कि वो अपना पब्लिक वेयर हाउस स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस्ड होते हैं टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। तो ये कस्टम ड्यूटी या टैक्स का पेमेंट लेने के बाद जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं। These are goods which are imported from other countries। इसको अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे रखा जाता है। Importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till custom duty is paid। तो बिना कस्टम ड्यूटी पे किए इसको जो है कहीं पे रखा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। अब इसमें तो पूरा गवर्नमेंट का ही रोल होगा। These warehouses are fully owned and managed by the government। तो इनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, वही उसका मालिक होता है। The government manages them through organizations set up in the public sector। तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उनको
उनके गुड्स को ये मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया आपका, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव वेयर हाउस। इसके भी नाम से क्लियर है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता है। सम मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव सेट अप देयर ओन वेयर हाउसेस। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सेटअप किया जाता है फॉर मेंबर्स ऑफ देयर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के लिए इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है हमारा कंसोलिडेशन का। इन दिस फंक्शन द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट्स मटेरियल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड डिस्पैचेस द सेम टू अ पर्टिकुलर कस्टमर्स ऑन अ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट। तो जैसा कि हम फिगर से ही समझ लेते हैं, कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि डिफरेंट फैक्ट्रीज से आपको मिलेगा गुड्स और आप उसको एक जगह संभाल करके रखोगे, ठीक है, या फिर सिंगल कस्टमर को उसको ट्रांसपोर्ट या शिप करोगे। तो ये आपका कंसोलिडेशन वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द बल्क। ब्रेक द बल्क का क्या मतलब हो गया कि द वेयर हाउस परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है बल्क क्वांटिटी के गुड्स को अलग अलग स्मॉलर क्वांटिटीज में। These smaller quantities are then transported according to the requirement of clients। तो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट ए से हमने डिफरेंट तरह के गुड्स को लिया, फिर अलग अलग कस्टमर्स को इसको प्रोवाइड किया। तो यही आपका क्या कहलाता है, बल्क, ब्रेक द बल्क, यानी कि हम बल्क गुड्स को ब्रेक कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक पिलिंग। अब स्टॉक पिलिंग का मतलब समझते हैं। The next function of warehousing is the seasonal storage of goods to select businesses। तो ये सीजनल स्टोरेज होते हैं स्टॉक पिलिंग में। गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली, ऐसे गुड्स जिनकी जरूरत हमें अभी इस करंट सीजन में नहीं है, उसको संभाल करके रख दिया जाता है स्टोरेज में, ठीक है। और जब उसकी जरूरत होती है, जब उसका सीजन आता है, तब उस गुड्स को सप्लाई किया जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, स्टॉक पिलिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज। Certain value-added services are also provided by the warehouses, such as in transit, mixing, packaging and labeling। Value-added services का मतलब हो गया कि ऐसी सर्विसेज जो हमारे गुड्स को उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि उसकी पैकेजिंग कर दें, उसकी लेबलिंग कर दें, उस टाइप की चीजें हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन। इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड सिचुएशन। तो हमारे गुड्स की सप्लाई को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड करना। वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग। तो प्राइस को स्टेबल करते हैं। दस प्राइसेस आर कंट्रोल्ड व्हेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो जब सप्लाई इंक्रीज होने लगती है तब हम प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं और उसकी डिमांड फिर स्लैक हो जाती है, ठीक है। तो मतलब उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई को रखना और उसके प्राइस को उसी हिसाब से कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग। वेयर हाउसेज ओनर्स एडवांस मनी टू द ओनर्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस मनी ले लिया जाता है, तभी हम इसको बोल रहे हैं फाइनेंसिंग। तो प्लांट ए बी सी 3 लोग हैं, इन ट्रांसमिट मिक्स ओवर ट्रांसमिट कर लिया गया है सबके प्रोडक्ट को, फिर कस्टमर डब्ल्यू एक्स वाई सबको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो फाइनली आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिजनेस सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5, ठीक है। तो चलिए आज का थॉट देखते हैं। थॉट है हमारा, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। तो जिस दिन आप अपने लक्ष्य या मोटिव के प्रति या आपके गोल्स के प्रति आप वर्क करने लगोगे तो अपने आप आपके पास जो है मोटिवेशन या हिम्मत आ जाएगी उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। यानी मतलब बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो स्टार्ट वर्किंग टू अचीव एनी गोल। तो कोई भी गोल हो आपका, उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अपने आप ही आपके अंदर करेज आ जाएगा उसको पाने का, ठीक है। तो अगर आप अपने गोल को पाने के लिए वर्क स्टार्ट कर देंगे, मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप ही आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। आप तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।